जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। सबसे पहले, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू? जय हिंद एवरीवन। जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? वंस अगेन आई एम आस्किंग, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, आई बिलीव कि आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज चैप्टर विच इज वैदिक सिविलाइजेशन। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब एंड होता है, जो भी उसके डिक्लाइन के रीजंस थे, उन रीजंस के बाद जब उसका डिक्लाइन होता है तो उसके डिक्लाइन और भारत में एक नई सिविलाइजेशन के राइज के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आता है। ये ट्रांजिशनल फेज लगभग 16 टू 17th सेंचुरी बीसी से लेके 13th टू 14th सेंचुरी बीसी के बीच में आता है। यानी कि 1750 ईयर्स से लेके 1500 ईयर्स बीसी के बीच का जो एक फेज था, ये एक ट्रांजिशनल फेज माना जाता है। और इस ट्रांजिशनल फेज के बाद में एक और नई सिविलाइजेशन का राइज होता है और उस सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस तरह से इस सिविलाइजेशन का राइज होता है, क्या बातें हैं वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, क्या चीज उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग बनाती है, एक एक करके हम ये सारा डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। सबसे पहला सवाल आता है और वो ये है कि वैदिक सिविलाइजेशन है क्या। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन को समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वैदिक। वैदिक का मीनिंग क्या होता है? बिकॉज वी नो व्हाट इज सिविलाइजेशन। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है। तो जब वैदिक सिविलाइजेशन है, इस वैदिक सिविलाइजेशन को में वैदिक का मतलब क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। तो दिस वैदिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद। संस्कृत वर्ड है विद और उसी से बना है वैदिक। तो वैदिक सिविलाइजेशन में इस विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। इसी विद से विद्या भी बना है। हम सभी जानते हैं विद्या का मतलब क्या होता है। तो इसी संस्कृत के विद धातु से विद्या भी बना है और इसी संस्कृत के विद धातु से वेद भी बना है। जो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वो है वेद। वेद विद से बना है और दोनों का मीनिंग होता है नॉलेज। और वैदिक का मतलब क्या होगा फिर? वन विच कंटेन्स द नॉलेज। जिसके अंदर ज्ञान समाहित है वो वैदिक होता है। तो वैदिक इज डिराइव फ्रॉम विद, जिससे पहले वेद बना, और वेद से बना वैदिक, जिसका मतलब होता है नॉलेज या कुछ ऐसा जिसके अंदर नॉलेज कंटेन्ड है। वे नॉलेज किसमें कंटेन्ड था? देखिए, वैदिक सिविलाइज हमने कल बात करी थी कि हिस्ट्री में जो भी हम पढ़ते हैं उसकी इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स होता है। वो मटेरियल हो सकता है, मॉर्टल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल हो सकता है, न्यूमिस्मैटिक हो सकता है, या फिर रिसेंट टाइम्स में वीडियोग्राफिक या फोटोग्राफिक एविडेंसेस हो सकते हैं। तो यहां पे इस चैप्टर के लिए, इस दौर के लिए इंडियन हिस्ट्री के क्या मेजर सोर्स है जहां से रेफरेंसेस लेकर हिस्ट्री का कंक्लूजन निकाला जाता है? बिल्कुल सही दीपांशु मिश्रा, वेद का पालन करने वाले, बिल्कुल सही आपने कहा। तो यहां पर हमारे लिए जो मेजर सोर्स है जिससे हमको वैदिक पीरियड की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है वो है सोर्स लिटरेचर्स, यानी कि ग्रंथ। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसका मेजर सोर्स क्या था? हमने क्या देखा था? उसका मेजर सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, उसका मेजर सोर्स मॉर्टल रिमेन्स था, मटेरियल रिमेन्स था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको एक स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, हिंदी में कहते हैं भाव चित्रात्मक शैली।
यानी कि एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें भावों की या चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते थे, उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक शैली, इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। अनफॉर्चुनेटली अब तक उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को कोई डिसाइफर नहीं कर पाया। इसीलिए वहां पर हमको लिटरेचर या स्क्रिप्ट के या लेखने के कारण कोई एविडेंसेस नहीं मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे एविडेंसेस कहां से आते? खुदाई हुई, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, मकान मिले, टाउन्स मिले, ड्रेनेज सिस्टम मिला, या वाटर रिचार्जिंग सिस्टम मिला, या फिर हमको उनके वेट्स मिले, मेजर्स मिले, टॉयज मिले, टूल्स मिले, या फिर उनकी अवशेष यानी कि कंकाल मिले, स्केलेटन्स मिले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिटरेचर बिल्कुल मिसिंग है, और ज्यादातर सोर्सेज हमको कहां से आ रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, मॉर्टर रिमेन्स से। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन यहां पे बहुत अलग हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन के जो मैक्सिमम सोर्सेज हमको मिलते हैं वो लिटरेचर से मिलते हैं। अलग अलग तरह के लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ था, और वो लिटरेचर, दोज लिटरेचर सर्वाइव्ड द टाइम। अब तक वो लिटरेचर सर्वाइव करते हैं। डेफिनेटली विद द कोर्स ऑफ टाइम इन लिटरेचर्स में कुछ बदलाव जरूर आए होंगे, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड या इवन डीप ओवरव्यू वो हमको प्रोवाइड कर देते हैं वैदिक पीरियड का। तो वैदिक पीरियड की जो भी हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे उसका पूरा का पूरा सोर्स लिटरेरी एविडेंसेस से आता है, लिटरेचर से आता है। यहां पे आर्कियोलॉजी मिसिंग है, यहां पे मॉर्टल रिमेन्स मिसिंग है, यहां पे मटेरियल रिमेन्स मिसिंग है, पर लिटरेचर्स बहुत सारे हैं। इंडस वैली में लिटरेचर मिसिंग है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल मॉर्टल मटेरियल रिमेन्स बहुत सारे हैं। तो ये बात है। अब ये लिटरेचर्स जो थे वैदिक पीरियड के, 1500 ईयर्स बीसी से वैदिक पीरियड की शुरुआत हो गई है। 1500 बीसी से लेके आज 2021 खत्म होने वाला है। अब तक ये वैदिक लिटरेचर्स कैसे सरवाइव किए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, वो याद रख लेना कि जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं जिनके बेसिस पे हमको वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, इस सारे के सारे वैदिक लिटरेचर्स को कहा जाता है श्रुति, या इसे कहा जाता है श्रुत ज्ञान। श्रुति या श्रुत, इसका मतलब होता है सुनना। ध्यान रखना कि वैदिक सिविलाइजेशन में ये माना जाता, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में उस वक्त जो लोग थे उन्होंने कोई लिपि विकसित नहीं करी थी, यानी कि उनके पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। तो वो अपना नॉलेज एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन की तरफ कैसे पास करते थे? वो पास करते थे बोल बोल कर या सुना सुना कर। तो क्योंकि सुन सुन के एक जेनरेशन ने दूसरी जेनरेशन से इस नॉलेज को ग्रहण किया है, इसीलिए वैदिक लिटरेचर्स को श्रुति या श्रुत ज्ञान भी कहा जाता है। वैदिक लिटरेचर को श्रुति या श्रुत ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक लिपि का विकास पूरी तरह से नहीं हो गया तब तक ये नॉलेज बोल बोल कर ही ट्रांसफर होता रहा। और ये बात सिर्फ वैदिक लिटरेचर्स के लिए लागू नहीं होती है, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के लिए लागू नहीं होती है, ये कई और वैदिक लिटरेचर्स के लिए भी लागू होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, रामायण और महाभारत। पुराण तो नहीं, पुराण तो लिखे गए थे, लेकिन स्मृति लिटरेचर, ये भी ऐसे ही लिटरेचर थे जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे कि वो क्या थे। लेकिन रामायण महाभारत आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वो क्या होता है। वो भी श्रुत ज्ञान था। बहुत लंबे वक्त तक जब वो घटनाएं घटी होंगी तब से लेके लगभग 5th 6th सेंचुरी बीसी तक वो बोल बोल कर ही एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन को पास की गई, इसलिए उसे भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और वैदिक लिटरेचर भी श्रुत ज्ञान के रूप में लंबे समय तक ट्रांसफर होते रहे। इंडिया के अंदर ये शुरू से ही एक ट्रेंड रहा है कि हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता था। हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह, एक लेसन की तरह एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन को पास किया जाता था। इसीलिए अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स के अंदर बहुत सारी लोक कथाएं होती है, जिसको हम इंग्लिश में फोक टेल्स या फोकलोर्स कहते हैं, जो कि जिसका कोई किसी ग्रंथ में, किसी किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन बोल बोल कर वो जेनरेशन टू जेनरेशन पास होती रहती है। तो वैदिक लिटरेचर भी शुरू में ऐसे ही थे जब तक कि उनको स्क्रिप्टाइज नहीं किया गया था।
ठीक है, तो ये वैदिक सिविलाइजेशन है जो विद वर्ड से बना है। विद का मतलब नॉलेज होता है, विद से वेद बना, वेद से वैदिक बना। तो सिविलाइजेशन विच वॉज बेस्ड ऑन वैदिक नॉलेज इज वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक ज्ञान के ऊपर, वैदिक ज्ञान के आधार पर विकसित हुई सभ्यता वैदिक सभ्यता है। और ये सोर्सेस क्या है इसके, वो ज्ञान किस में समाहित है, वो लिटरेचर्स में समाहित है, वो वैदिक लिटरेचर्स में हमको मिलता है वो सारा नॉलेज। और इसे श्रुत ज्ञान भी बोलते हैं, यानी कि सुन सुनकर हासिल किया गया नॉलेज। ठीक है, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और वो है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ आर्यंस। अब ये वैदिक सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, वैदिक सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने वाले लोग कौन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्कॉलर्स, आर्यंस were the people who actually founded or laid the establishment of Vedic civilization। वो लोग जिन्होंने वेदों को लिखा, वो लोग जिन्होंने कि इस सभ्यता को बनाया, वो सारे लोग खुद को कहते थे आर्य। आर्य कहते थे वो खुद को, और इन्हें ही इंग्लिश में आर्यंस कहा जाता है। तो मॉडर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो आर्य है या आर्यंस हैं, इन्होंने ही वैदिक सिविलाइजेशन का फाउंडेशन किया है। अब थोड़ा सा आर्यंस के बारे में बात करते कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्कॉलर्स आर्यंस कौन थे, क्या थे, और क्या भारत के ही रहने वाले थे या कहीं बाहर से माइग्रेट करके आए थे। तो मॉडर्न स्कॉलर्स और जो मॉडर्न बुक्स है हमारी, वो ये मानती है कि सेंट्रल एशिया के इलाके में, सेंट्रल एशिया का इलाका यानी कि कौन सा इलाका, जियोग्राफी में आप पढ़ोगे स्टेपीज के इलाके, जो कि आज के अफगानिस्तान की ऑक्सस रिवर के नॉर्थ के इलाके, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फर्दर उसके वेस्ट में मौजूद कई कंट्रीज, कुछ हिस्सा कजाकिस्तान का भी आता है, टर्की का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। तो ये माना जाता है कि कैस्पियन सी से लेके अफगानिस्तान के नॉर्थ के इलाके के बीच का जो पूरा एरिया था उसे सेंट्रल एशिया कहते थे। और सेंट्रल एशिया की जियोग्राफी कैसी थी, सेंट्रल एशिया की जियोग्राफी कुछ इस तरह से थी, पहाड़ी इलाका भी है वो, लेकिन उस इलाके में घास के मैदान भी बहुत सारे मिलते हैं। अब बात ये होती है कि जो घास के मैदान मिलते हैं, तो घास किसको अट्रैक्ट करती है, घास अट्रैक्ट करती है ग्रेजिंग एनिमल्स को, और एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स अट्रैक्ट करते थे शिकारियों को। तो इसीलिए सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत पुराने जमाने से, लगभग आप समझ लीजिए मीजोलिथिक एज से, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे कैटल होते थे, कैटल को शिकार करने वाले या उनको डोमेस्टिकेट करने वाले ह्यूमंस के ग्रुप यहाँ पे रिसाइड करते थे, सेटल हो गए थे। ये लोग सेमी नोमेडिक थे। सेमी नोमेडिक मतलब अर्ध बंजारा या अर्ध घुमक्कड़, ऐसे लोग जो परमानेंटली एक जगह सेटल्ड नहीं होते, लेकिन एब्सोल्युटली अनसेटल्ड भी नहीं होते। किसी जगह पे 5 साल रुक गए, 10 साल रुक गए या 15 साल रुक गए, फिर सिचुएशंस वहां पे फेवरेबल नहीं रही तो किसी और जगह पर, किसी और इलाके में चले गए। ऐसे लोगों को कहते हैं सेमी नोमैडिक पीपल। तो ये जो पूरा सेंट्रल एशिया का इलाका था, यहाँ के लोग कैटल रियरिंग पे रिलाय करते थे और इनके कैटल ग्रासलैंड्स के ऊपर रिलाय करते थे, और अच्छे ग्रासलैंड्स की तलाश में ये मूव करते ही रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। अब एंशियंट टाइम्स तक आते आते या लगभग 16 सेंचुरी तक आते आते शायद कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस हुए होंगे जिनकी वजह से ये जो ग्रासलैंड्स थे ये कम पड़ने लग गए, या ऐसा भी माना जाता है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, इनकी कैटल का नंबर्स बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से अगेन ग्रासलैंड्स जो है वो कम पड़ने लग गए। और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह की ट्राइब्स बेहतर ग्रास लैंड की तलाश में माइग्रेशन शुरू करती है अलग अलग डायरेक्शन में। कुछ ग्रुप्स माइग्रेशन करते हैं यूरोप की तरफ, कुछ ग्रुप्स माइग्रेशन करते हैं रशिया की तरफ, कुछ ग्रुप्स माइग्रेशन करते हैं वेस्ट एशिया की तरफ, और उन्हीं में से एक ग्रुप ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से माइग्रेशन करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर होते हैं। और यही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर होकर वैदिक सिविलाइजेशन का फाउंडेशन भी करते हैं, और साथ ही साथ ये खुद को कहते हैं आर्य। आर्य जिसका लिटरल मीनिंग होता है श्रेष्ठ, या इंग्लिश में
सुपीरियर, श्रेष्ठ। अब ये अपने आप को आर्य क्यों कहते थे? तो अगेन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्कॉलर्स, ये खुद को आर्य इसीलिए कहते थे क्योंकि ये लोग अपने आप को भारत के नेटिव ट्राइब्स से श्रेष्ठ मानते थे, सुपीरियर मानते थे, इसीलिए खुद को ये आर्य कहते थे। अब ये सुपीरियर किस कॉन्टेक्स्ट में मानते थे? तो ये हर कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को सुपीरियर मानते थे। ये लोग रेशियली यानी कि फिजिकली भी अपने आप को सुपीरियर मानते थे, साथ ही अपने आप को कल्चरली भी सुपीरियर मानते थे, साथ ही अपने आप को लिंग्विस्टिकली भी सुपीरियर मानते थे। यानी बोली से भी सुपीरियर मानते थे, भाषा से भी सुपीरियर मानते थे, नस्ल यानी कि रेशियली भी सुपीरियर मानते थे, और संस्कृति यानी कि कल्चरली भी सुपीरियर मानते थे। और ये आर्य भारत की नेटिव ट्राइब्स के साथ में प्रोबेबली कुछ हॉस्टिलिटीज रखते थे, और हॉस्टिलिटीज रखते हुए इन्होंने एक पर्टिकुलर इलाके में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, और वहीं पर वैदिक सिविलाइजेशन का राइज हुआ, वहीं पर वैदिक लिटरेचर्स का राइज हुआ। देखिए एक बात तो क्लियर है, वो ये है कि चाहे आर्य बाहर से आए हों या यहीं के हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं इंडिया के अंदर जो ये नहीं मानते कि आर्य बाहर से आए थे। वो ये मानते हैं कि आर्य हमेशा हमेशा से भारत में ही रहते थे, और अगर कोई सिमिलैरिटी दिखाई देती किसी और इलाके में तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि यहां से कुछ लोग माइग्रेट होकर उन इलाकों में बस गए होंगे और अपने कल्चर को फैलाया होगा, और इसलिए कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। बट आर्य भारत के ही थे। लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स क्या मानते हैं? मॉडर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो बाहर से आए थे। तो ये डिबेट चलता ही रहता है स्कॉलर्स के बीच में। अभी रिसर्चेस बहुत सारे चल रहे हैं, आगे क्या निष्कर्ष निकल के आता है ये आगे पता चलेगा। लेकिन अभी जो हमारी किताबों में देके रखा हुआ है हमको वही मानना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपको ये बात ज्यादा सच लगे कि आर्य भारत के ही रहे होंगे, लेकिन अभी ये बात को आपको दबा के रखना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आए थे और भारत में आके बस गए थे। प्रोबेबली उन्होंने नेटिव लोगों को डिफीट किया था, और नेटिव लोगों को डिफीट करने के बाद में उन्होंने इस इलाके के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश करना शुरू किया था। और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि चाहे वो बाहर से आए थे या यहीं के थे, वैदिक लिटरेचर का क्रिएशन इसी धरती पर हुआ था। वैदिक लिटरेचर वो लेके नहीं आए थे अपने साथ में, इस लिटरेचर इस नॉलेज का क्रिएशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती पर ही हुआ था। तो ये आर्य थे, और ये एक प्रोबेबल माइग्रेशन रूट है आर्यों का, जो कि यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। घोड़े से लगा हुआ एक चैरियट और उसके ऊपर बैठा हुआ एक वॉरियर जो घोड़े को चाबुक मार के उसको आगे बढ़ा रहा है, और इस तरह से सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और यहाँ पे अगर आप इमेज देख सकते हो तो ये प्रीस्ट किंग की इमेज है मोहनजोदाड़ो के, यानी कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने लास्ट स्टेज में थी, और आर्यों का आना लगभग उसी वक्त हुआ था। तो इस तरह से आर्य अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू द बुक्स, यहां पर माइग्रेट करके आए थे और यहां आकर उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया था। तो दिस सिविलाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आर्यंस। आर्य यानी कि सुपीरियर। आर्य अपने आप को मानते थे श्रेष्ठ, और किस किस तरीके से? रेशियली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली। इसका हमको थोड़ा सा एविडेंस यूं मिलता है कि कुछ लिटरेचर्स में, कुछ वैदिक लिटरेचर्स में नॉन आर्यंस को अनास्या कहा गया है, यानी कि पीपल विदाउट नोजेस। अनास्या कहा गया है यानी कि पीपल विदाउट नोजेस, जो कि इंडिकेट करता है कि दे वेर डिस्क्रिमिनेटिंग लोकल पीपल विद देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ट्रेट्स। तो ठीक है, ये रही बात आर्यंस की, उनके माइग्रेशन की वजह की कि सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स कम पड़ रहे थे, इसीलिए उनको माइग्रेशन करना पड़ा। और माइग्रेशन के प्रोसेस में जब अफगानिस्तान के पहाड़ों को, हिंदू कुश पहाड़ों को, जिन्हें आज हिंदू कुश कहा जाता है, वैदिक लिटरेचर में उन्हें मुंजवंत कहा जाता है, तो मुंजवंत पहाड़ों को पार करके जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचते हैं, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंच के उनको एक ऐसा भूगोलिक इलाका मिलता है, ऐसा जियोग्राफिकल इलाका मिलता है विच वॉज फुल ऑफ ग्रास, फुल ऑफ वाटर, यहाँ पे बारिश भी रेगुलरली होती थी। ऐसे ही इलाके की उनको तलाश थी। तो आर्यंस का कोई एक ग्रुप इस इलाके से माइग्रेट
इस इलाके से माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके बस जाता है नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज में, और इसी के साथ आर्यंस का सेटलमेंट होता है। अब अगली स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और वो है वैदिक नॉलेज। अभी हमने बात करी थी कि वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो वैदिक नॉलेज कहां से आता है? वैदिक नॉलेज आता है वैदिक लिटरेचर से, और वैदिक लिटरेचर के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों लिटरेचर्स के बारे में जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कितनी हाइम्स हैं? इसके अंदर 1028 हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है सूक्त। संस्कृत में एक वर्ड है सूक्त, जिसमें सु धन उक्त कहते हैं, उसको पूरा करके सूक्त। तो ये 1028 हाइम्स हैं, और एक हाइम जो होती थी ना, उसमें कई मंत्र होते थे। तो अगर ऐसे हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ऋग्वेद के अंदर लगभग 10,000 550 के आसपास मंत्र रहेंगे। 10,550 या 10,600 चैंट्स, स्पेल्स ऋग्वेद के अंदर हैं। लेकिन हाइम्स कितनी है? 1028 हाइम्स। हर हाइम के अंदर बहुत सारे मंत्र होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ऋग्वेद के बारे में आपको याद रखना है वो ये है 10 चैप्टर्स। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इन 10 चैप्टर्स। उन चैप्टर्स को ऋग्वेद में मंडल कहते हैं। इन चैप्टर्स को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। ये 10 चैप्टर्स में ऋग्वेद की सारी इंफॉर्मेशन मिलती। अब ऋग्वेद का सब्जेक्ट मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर कोई आपसे बोले कि ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऋग्वेद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा चीज क्या दी है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है सृष्टि कौशिक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सृष्टि, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द डीटीज, अलग अलग देवी देवताओं का ग्लोरिफिकेशन दिया है। अब ये जो अलग अलग देवी देवताओं का ग्लोरिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है इसके अंदर इंद्र, और उनके साथ में अग्नि। इंद्र और अग्नि ये सबसे इंपॉर्टेंट देवता है। ऋग्वेद के अंदर जो 1028 हाइम्स है, इन 1028 हाइम्स में से 450 हाइम्स 450 हाइम्स इंद्र और अग्नि को ही डिवोटेड है। इस 450 हाइम्स में भी इंद्र को 250 हाइम्स डिवोटेड है। यानी कि इंद्र को बहुत ज्यादा डिवोशन है। इंद्र और अग्नि को इंद्र और अग्नि ने कंबाइंडली, समझ लीजिए, आधा ऋग्वेद कवर कर लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर तो यह है ग्लोरिफिकेशन ऑफ डीटीज। दरअसल ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे, ये लोग जियोमॉर्फिक डीटीज को पूजते थे, या ये लोग ऐसे लोग थे, या मैं लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो ये पावर्स ऑफ नेचर को वर्शिप करते थे। पहाड़ों को वर्शिप करते थे, नदियों को वर्शिप करते थे, ये सूर्य को वर्शिप करते थे, ये रेनफॉल को वर्शिप करते थे, ये फायर को वर्शिप करते थे। तो ये लोग नेचर का वर्शिप करते थे। दरअसल होता क्या है कि पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं था, तो ये जो नेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते थे, ये इंसान की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। जैसे अब नहीं करते, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। बाहर चाहे जितनी भी ठंड हो, आप घर के अंदर हीटर जला सकते हो, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप वार्मथ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में वैदिक पीरियड के अंदर जो लोग होते थे, दे वर वेरी एक्सपोज्ड टू नेचर। और वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड होते थे नेचर के कि नेचर में जो बदलाव आता था उसका उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता था। और नेचर के ऐसे एलिमेंट्स, रेनफॉल हुआ या सन हुआ या अग्नि हुई, ये कंट्रोल में नहीं रहते थे पूरी तरह।
सूर्य को जब निकलना है वो तभी निकलेगा, जब डूबना है वो तभी डूबेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है, विंड का फ्लो आपके कंट्रोल में नहीं है, वायु आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये वो सारी चीजें जो इंसान को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं थी, उन सारी पावर्स को इंसान ने देवता मानकर पूजना शुरू कर दिया था। तो ये बात है, इसीलिए ऋग्वेद इज फुल ऑफ द डीटीज, और ये सारी डीटीज कौन सी है? पावर्स ऑफ नेचर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग्वेद का। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ऋग्वेद के बारे में, वो है गोत्र। गोत्र सिस्टम। ऋग्वेद को एक और नाम से जाना जाता है, और वो एक और नाम है कुल ग्रंथ। ऋग्वेद को कुल ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कुल ग्रंथ तो ठीक है, लेकिन गोत्र क्या होता है? अब अगर आप मेरे सामने होते तो मैं पूछ लेता आपसे इंडिविजुअली, आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र क्या? हर किसी का कुछ ना कुछ गोत्र होता है। ये गोत्र क्या होता है? कोई एक लाइन में मुझे लिख के बता सकता है कि गोत्र क्या होता है? और यादव, ऋतिक, एनडीए में सीट्स कितनी आप पूछ रहे हैं? यादव देखो, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एनडीए में कितनी सीट्स है, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स है, इस बारे में क्यों परेशान होते हो? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आप तो एक ही हो ना, आपको एक ही सीट चाहिए, उससे ज्यादा ही है तो आप टेंशन मत लेना कि कितनी सीट है। अगर एक भी सीट है तो आपको फाइट करना है, क्योंकि आपको एक ही चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज मत पूछा करो, ठीक है? मैं पूछ रहा था गोत्र क्या होता है, तो कोई कह रहा है कास्ट कह रहा है, कोई कह रहा है फैमिली कह रहा है। तो ध्यान से सुनना, गोत्र क्या होता है? गोत्र जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है गौ और दूसरा है त्र। त्र एक धातु है, गौ एक वर्ड हो जाता है। गौ का मतलब होता है काऊ, गौ बोलते हैं ना हम लोग, गौ या गौ या गाय, ये होता है काऊ। और ये जो त्र होता है ना, इसको इंटरप्रेट करते हैं पेन। पेन यहाँ पे ये वाला पेन नहीं है, पेन यहाँ पे वो जगह जहां पे गायों को बांधते थे। तो आपके समझाने के लिए मैं ये लिख दूं एस्टेबल, गाय का जो तबेला होता है ना, जहां पे गायों को बांधा जाता है। गोत्र का मतलब यही होता है, जहां पर मवेशियों को रखते थे आर्य, उस जगह को कहते थे गोत्र। अब गोत्र का फैमिली से क्या लेना देना? गोत्र का फैमिली से क्या लेना देना? अब देखो क्या होता था कि जो वैदिक ऋषि मुनि थे, ये वैदिक ऋषि मुनियों ने एक बात कंक्लूड करी थी। वैदिक ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, जंगलों में रह के वो तपस्या करते थे, और तपस्या करके वो लोग जो होते थे वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे। एक्चुअली हम लोग जब सोचते हैं ना कि तपस्या करते थे, तो पता नहीं कौन सा मंत्र जाप करते थे, आंख बंद करके करते होंगे डेफिनेटली मेडिटेशन, लेकिन प्राइमरीली वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे। वैदिक स्टेजेस को या जो ज्ञानी लोग थे उनको एक बात समझ में आई थी कि ह्यूमंस को नेचर के फ्लो के साथ चलना चाहिए, नेचर के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। ह्यूमंस शुड गो विद द फ्लो ऑफ नेचर, और जब जब ह्यूमंस विद द फ्लो ऑफ नेचर चलेगा वो ज्यादा सरवाइव करेगा। तो वो लोग चाहते थे कि हमारे लोग विद द फ्लो ऑफ नेचर चले, ऐसा कुछ ना करें जो अगेंस्ट हो फ्लो ऑफ नेचर के। और इसीलिए इन लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला नेचर को ऑब्जर्व करके, और वो कंक्लूजन ये निकाला इन्होंने कि नो एनिमल मैरीज इन द सेम पैट्रिलिनियल लिंक्स। कोई भी जानवर होता है ना, उसमें इतना सेंस होता है कि अगर वो एक ही पिता से उत्पन्न हुआ हो तो वो आगे एक दूसरे से मीटिंग, एनिमल्स शादी तो करते नहीं हो तो डायरेक्ट मीटिंग करते, तो वो मीटिंग ना करे। इससे ऋषि मुनियों को ये बात समझ में आई। देखिए पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम्स में कि पैरेलल कजिन मैरिजेस और क्रॉस कजिन मैरिजेस होते थे, खासतौर पे पैरेलल कजिन मैरिजेस बहुत होते थे। पैरेलल कजिन मैरिजेस ऐसे मैरिजेस को कहते हैं कि किसी ने अंकल की लड़की से शादी कर ली या अंकल के लड़के से शादी कर ली, वो पैरेलल कजिन मैरिज। मौसी की लड़की से शादी कर ली, वो पैरेलल कजिन मैरिज। बुआ की लड़की से शादी कर ली, वो क्रॉस कजिन मैरिज। मामा की लड़की से शादी कर ली, वो क्रॉस कजिन मैरिज है। तो एंशिएंट सोसाइटीज में पैरेलल कजिन मैरिजेस और क्रॉस कजिन मैरिजेस बहुत ज्यादा होते थे। अभी जो पैरेलल कजिन मैरिजेस और क्रॉस कजिन मैरिजेस होते थे,
ये इसलिए होते थे क्योंकि एक तो रेशियल प्योरिटी को बनाए रखना है कि भाई जितना क्लोज मैरिज करेंगे ब्लड इम्प्योरिटी नहीं आएगी, नस्ल शुद्ध रहेगी, एकदम प्रजाति शुद्ध रहेगी। दूसरा कि डाउरी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी दूसरे ट्राइब के लड़के लड़की से शादी कर दी अगर लड़की की तो डाउरी देनी पड़ सकती है, तो कैटल देने पड़ सकते हैं, लैंड देने पड़ सकते हैं। इसीलिए पुराने एंशिएंट टाइम्स में या वैदिक प्री वैदिक पीरियड में लोग जो हैं वो पैरेलल और क्रॉस कजिन मैरिजेस बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन वैदिक सेजेस ने ये कंक्लूड किया ये गलत है, और इसीलिए वैदिक सेजेस ने क्या किया, उन्होंने गोत्र सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पैरेलल कजिन मैरिजेस, क्रॉस कजिन मैरिजेस, खास तौर पे पैरेलल कजिन मैरिजेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक फैमिली को उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। लेकिन कब तक नहीं होगा, क्योंकि एक एक फैमिली में 10-10, 20-20 लोग होते थे या उससे ज्यादा मेंबर्स होते थे, जॉइंट बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 2 जनरेशन बाद वो लोग हंड्रेड्स हो जाएंगे, और वो हंड्रेड्स एक जगह तो रहेंगे नहीं, वो फिर स्कैटर्ड हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस में उनमें से कोई 2 स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स अगर एक दूसरे के साथ मिले तो उन्हें कैसे पता चलेगा दैट दे बिलोंग टू द सेम ब्लड लाइन। और इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गोत्र। गोत्र वैदिक ऋषि मुनियों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसका हल निकालेंगे कि आप अगर 4 जनरेशन बाद स्कैटर्ड हो गए तो आपको कैसे याद रहे कि आप सेम ब्लड लाइन के हो। तो कुछ नहीं करना है, जिस जगह आप गाय बांधते हो, क्योंकि कितनी भी बड़ी फैमिली हो वैदिक पीरियड में अपने मवेशियों को एक ही जगह बांधा जाता था, तो जितने भी भाई होते थे ना उन सभी भाइयों का सेम होता था गोत्र। और इसीलिए उन्होंने गोत्र को नाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो तुम्हारा गोत्र है ना उसको एक नाम दे दो। सपोज वशिष्ठ नाम दे दिया, सपोज कश्यप नाम दे दिया, सपोज गौतम नाम दे दिया, ऐसे ही नाम होते ना गोत्र के। तो किसी ब्राह्मण मुनि के नाम पे गोत्र का नाम रख दिया जाता था। और अब उस फैमिली को सिर्फ इतना करना था कि अपनी आने वाली जनरेशन को यह बताना था कि तुम्हारे गोत्र का नाम क्या है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ये याद रखते कि हमारे गोत्र का नाम क्या है। आपको भी याद होगा कि आपके गोत्र का नाम क्या है। और ये गोत्र लाइफ में एक ही बार काम आता है, जब किसी की शादी होती। तो जब वो शादी होती तो वो चेक करते कि यार सामने वाले का गोत्र क्या है। अगर गोत्र सेम निकल जाए, ये इस बात का इंडिकेशन है कि किसी जमाने में उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड 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 पेरेंट्स एक ही ब्लड लाइन से थे, उनकी ब्लड लाइन सेम है। इसीलिए भारत में सेम गोत्र में विवाह नहीं होते, अलग अलग गोत्र में विवाह होते हैं। तो ये गोत्र सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम, छोटी सी व्यवस्था, लेकिन अंत तक जब तक जनरेशंस चलती रहेगी ये सेम ब्लड लाइन में मैरिजेस अवॉइड होते रहेंगे। सेम ब्लड लाइन में लगातार जब मैरिजेस होने लगते हैं ना तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक जिसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है, जेनेटिक पूल जो है वो छोटा हो जाता है। ऐसे में कोई महामारी आती है, कोई एपिडेमिक्स आती है और वो किसी खास तरह के जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हार्मफुल होती है तो एक साथ सब खत्म हो जाएंगे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सासन गिर गुजरात के अंदर वहाँ पे लायंस मिलते हैं, बहुत सारे लायंस है, लगभग 650 लायंस है वहाँ पे। और ये जो 650 लायंस हैं ये बहुत वल्नरेबल है। ये 650 लायंस इसलिए वल्नरेबल हैं क्योंकि जूनागढ़ के नवाब के और अंग्रेज़ों के शिकार के कारण ये 17 रह गए थे। लेकिन बाद में जूनागढ़ के नवाब ने कहा कि अब इन 17 को नहीं मारना है, इन्हें बचा के रखना है। तो आज जो 650 लायंस हमको दिखते हैं वहाँ पे, वो 650 लायंस उन 17 लायंस से ही निकले। इसलिए उनका जेनेटिक पूल बहुत कम डाइवर्स है, बहुत छोटा है उनका जेनेटिक पूल। इसलिए इस बात का खतरा है कि अगर उनमें कोई बीमारी फैल गई तो सब में फैल जाएगी और सारे एक साथ मारे जाएंगे। इसीलिए इस बारे में एक कवायद चली कि भाई कुछ लायंस मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालपुर सेंचुरी के अंदर ला दिए जाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है और लायंस के रहने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। हालांकि गुजरात के लगातार रेजिस्टेंस के कारण वो हो नहीं पा रहा है, खैर वो दूसरी बात है। लेकिन गोत्र सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऋग्वेद का। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे ऋग्वेद में। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऋग्वेद का, वो है जिसको हम कहते हैं सोम। सोम एक प्लांट है, सोम एक तरह का प्लांट है और इससे निकलने वाला जूस जिसे कहते हैं सोम रस,
सोमरस किसी तरह की कोई शराब नहीं है। सोमरस एक एनर्जाइजिंग ड्रिंक होता था जो वैदिक पीरियड के टीचर्स और स्टूडेंट्स कंज्यूम करते थे ताकि वो अपनी सिटिंग कैपेसिटी को, आवर्स को ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें जो भी याद करना था बोल बोल कर याद करना था, सुन सुन कर याद करना था, सुना सुना कर याद करना था। तो जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर वो पूरा सोम को डिवोटेड है। इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे पौधों का देवता कहा गया है सोम को। और ऋग्वेद का अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऋग्वेद का वर्ण सिस्टम। ऋग्वेद ये कहता है कोई सी दुनिया का कोई सा भी हिस्सा 4 वर्णों के बिना नहीं चल सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय। सबसे पहले ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है पढ़ना, एजुकेशन हासिल करना, और हासिल की हुई एजुकेशन को आने वाली जनरेशन को देना, ये काम ब्राह्मण का है। तो पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान अर्जन करना, ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? लोगों के जो क्षतों को दूर करता है वो क्षत्रिय होता है। उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, या फिर लोगों का डिफेंस करने का काम होता है। तो ये क्षत्रिय का काम होता है। वैश्य, वैश्य का काम व्यापार करने का होता है, ताकि जो 2 वर्ण हैं और बाकी का 1 वर्ण है उनको उनकी बेसिक नेसेसरी चीजें मिलती रहे। एक ब्राह्मण जब अपना काम करेगा तो उसको अपना खाना ढूंढने के लिए कहीं जाना ना पड़े, ये खाना उसके लिए अवेलेबल करेंगे वैश्य, जो बदले में उससे पैसा लेंगे। क्षत्रिय जब देश की रक्षा करेगा तो उसको अपना खाना ढूंढने के लिए कहीं ना जाना पड़े, या जरूरत की दूसरी चीज ढूंढने के लिए कहीं ना जाना पड़े, तो उसके लिए अरेंजमेंट कौन करेगा? वैश्य करेंगे। सिमिलरली वो शूद्रों के लिए भी करेंगे। और शूद्र वर्ण का काम है कि वो बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनकी मदद करेगा कि वो अपने काम को बेहतर कर सके। किसी ब्राह्मण को बहुत सारी गाय दान में मिल गई, अब वो गाय चराने तो जा नहीं सकते, उनकी साफ सफाई तो कर नहीं सकते, तो ये काम कौन करेगा? तो ये काम करेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स, शूद्र उनके लिए ये काम आके करेंगे। क्षत्रिय युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन रास्ता खराब है, घास काटनी है, रास्ता सही करना, तो सैनिक नहीं करेंगे, वो उनके लिए सर्विस प्रोवाइडर जाके करेंगे। सिमिलरली कोई वैश्य है जो कि अनाज का व्यापार कर रहा है, तो वो सारे बोरे खुद नहीं उठा सकता, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है सर्विस प्रोवाइडर्स का, जिन्हें शूद्र कहा गया है। और ये सभी अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद बाय बर्थ नहीं है, बाद में ये बाय बर्थ हो गए, लेकिन ऋग्वैदिक परंपरा के हिसाब से कर्म से तय होता है कि कौन क्या बनेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं ऋग्वैदिक पीरियड में जहां हम देखते हैं कि शूद्र वर्ण से राइज होकर कोई ब्राह्मणत्व तक को प्राप्त किया है, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि। महर्षि जिनका मतलब होता है ऋषियों के भी ऋषि। वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन रामायण की रचना करके उन्होंने अपना मान बढ़ा लिया भारत के अंदर, और वो कोई ऋषि नहीं बल्कि महर्षि कहलाए गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री के अंदर। और वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से कैसी है? बर्थ बेस्ड नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड में ओरिजिनली बर्थ बेस्ड नहीं है, ऋग्वेद के हिसाब से बर्थ बेस्ड नहीं है। आप सभी लोग अगर फौज में सिलेक्ट हो जाते हो, नो मैटर किस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, आप सभी क्षत्रिय हो जाओगे। तो ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद के, और यही ऋग्वेद का मेन सब्जेक्ट मैटर है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? 1875 तो हाइम्स है यजुर्वेद के अंदर, और ये यजुर्वेद को सबसे बड़ा वैदिक लिटरेचर बनाती है। 1875 हाइम्स। लेकिन यजुर्वेद का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? यजुर्वेद का मेन सब्जेक्ट, अच्छा एक और चीज ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद का रिसाइटेशन करने वाला जो ब्राह्मण होता था, उस ऋग्वेद के रिसाइटेशन करने वाले ब्राह्मण को कहते थे होत्री। ऋग्वेद के रिसाइटेशन करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते थे? होत्री कहते थे, याद रख लेना इसको। यजुर्वेद 1875 तो इसमें हाइम्स है, इसका रिसाइटेशन करने वाला जो ब्राह्मण होता था उसको अध्वर्यु कहा जाता था। ये भी याद कर लेना आप, उसको अध्वर्यु कहा जाता था। सब्जेक्ट मैटर क्या था यजुर्वेद का? जिन डीटीज के बारे में ग्लोरीफाई किया गया है ऋग्वेद के अंदर, उन्हीं डीटीज को कैसे
खुश करना है, अपीज द गॉड्स बाय रिचुअल्स। और ये रिचुअल्स कैसे होते थे? सेक्रीफिशियल रिचुअल्स, जिनको हम कहते हैं यज्ञ। यज्ञ से ही बना है, इसीलिए इसको यज्ञ को यज्ञ भी बोलते हैं। संस्कृत में यज्ञ को यज्ञ भी बोलते हैं। तो यज्ञ से बना है, इसीलिए इसको यजुर्वेद कहते हैं। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अपीज द गॉड्स बाय रिचुअल। किनको? इन गॉड्स को जिनका जिक्र किया है ऋग्वेद में, ताकि ये पावर्स ऑफ नेचर हमारे लिए फेवरेबल रहे। तो ये यजुर्वेद है। और यजुर्वेद इतना बड़ा लिटरेचर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है इसका शुक्ल यजुर्वेद, और एक पार्ट है इसका कृष्ण यजुर्वेद। एक छोटी सी स्टोरी है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की, मैं शेयर कर देता हूं आपसे। दरअसल होता क्या है, ये डिवीजन जो पुराणों में एक स्टोरी मिलती, पुराणों में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमको मिलती है। एक स्टोरी थी कि एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। बहुत बड़े सेज माने जाते हैं वैदिक पीरियड के। तो याज्ञवल्क्य बहुत ही प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे, बहुत ही तेज तर्रार स्टूडेंट्स, एकदम आप लोगों की तरह। तो उनको इतना नॉलेज हो गया, बहुत ज़्यादा नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया। पढ़ने की, लर्न करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। उनके टीचर्स से भी ज़्यादा नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया। और इस बात से उनके साथी स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स सब नाराज़ हो गए कि यार इसको इतना नॉलेज कैसे हो गया। पर सारे टीचर्स उनके पास आए और उनसे कहा कि याज्ञवल्क्य, अभी आप बहुत छोटे हो और आपने अपनी एज से, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लिया है, प्लीज़ इस नॉलेज को रिलीज करो। याज्ञवल्क्य बिल्कुल ओबीडियंट स्टूडेंट थे, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि ठीक है, मैं नॉलेज को अपने रिलीज कर देता हूं। और उन्होंने नॉलेज को रिलीज किया वॉमिटिंग करके। खूब सारी उल्टी करी उन्होंने, बहुत सारी वॉमिटिंग करी, क्योंकि वो नॉलेज उनके अंदर जो था, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, उन्होंने वॉमिटिंग के थ्रू रिलीज किया। और इतना नॉलेज था कि खूब सारा वॉमिटिंग उन्होंने कर दिया। अब जो टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने देखा कि यार इतना नॉलेज, इतना सारा नॉलेज, तो उनसे रहा नहीं गया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वॉमिटिंग को खाना शुरू कर दिया। और उस वॉमिटिंग के कंजम्पशन से जो नॉलेज आया, उसे कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि ब्लैक। अनफेयर तरीके से याज्ञवल्क्य का नॉलेज जो खींचा गया, वो कृष्ण यजुर्वेद था। अब शुक्ल यजुर्वेद कहां से आया? शुक्ल यजुर्वेद ऐसे आया कि ये सब कुछ जो हो रहा था, तो लॉर्ड सन इसको देख रहे थे, सूर्य देवता इसको देख रहे थे। उन्होंने बोला ये तो अच्छा नहीं हुआ याज्ञवल्क्य के साथ में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं याज्ञवल्क्य, मैं तुमको नॉलेज दूंगा। और सूर्य देवता ने याज्ञवल्क्य को नॉलेज दिया, और वो जो नॉलेज आया उसे कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि ब्राइट नॉलेज। ब्राइट यजुर्वेद और ब्लैक यजुर्वेद, या ब्लैक नहीं, सही इसके लिए डार्क हो जाएगा। तो डार्क यजुर्वेद एंड ब्राइट यजुर्वेद, एक इंटरेस्टिंग कहानी थी यजुर्वेद से जुड़ी हुई। तो यू नेवर फॉरगेट दिस। देखिए कहानियां जो होती है, आप सोचोगे कि कैसी कहानी थी और ऐसा हो सकता है क्या कोई? ऑब्वियसली नहीं हो सकता इस तरह से। लेकिन एक बात है कि इस तरह की कहानियां जब जोड़ दी जाती है, तो आप वो चीज़ कभी भी नहीं भूलते। आप कभी भी नहीं भूलोगे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में डिवाइडेड है यजुर्वेद। फिर बात आती है सामवेद की। तो सामवेद की जब बात आती है, तो सामवेद क्या था भैया? तो सामवेद जो था ना, उसका सब्जेक्ट मैटर मैक्सिमम वही था जो कि ऋग्वेद का सब्जेक्ट मैटर है। ऋग्वेद की हाइम्स को सामवेद के अंदर लिया हुआ है, और बस फर्क ये है कि इसका रिसाइटेशन बहुत अलग तरीके से होता है। उद्गात्री कहते हैं, उद्गात्री कहते हैं उस ब्राह्मण को जो कि सामवेद का रिसाइटेशन करता है। सामवेद का रिसाइटेशन मेलोडियसली होता है, सामवेद का रिसाइटेशन गा कर किया जाता है। ऋग्वेद की हाइम्स को ही जब गाया जाता है एक मधुर ध्वनि में, तो वो सामवेद बन जाता था। तो ये जो सामवेद था, इस सामवेद के अंदर आप समझ लीजिए कि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, वो है इट इज द फोर रनर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। भारतीय शास्त्रीय संगीत
यहीं से सामवेद के रिसाइटेशन के प्रोसेस में बहुत सारे रागों का जन्म हुआ। देखो राग क्या होते हैं, राग आते हैं सुरों से। सुर क्या होते हैं आप जानते होंगे, सा रे ग म प ध नी, ये होते हैं सुर। इन्हीं सुरों को जब अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं तो इन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रागों का क्रिएशन होता है। अलग अलग तरीके के राग होते हैं, राग भैरवी होता है, राग यमन होता है, राग भीमपलाशी होता है, एंड बहुत सारे होते हैं, राग वृंदावन सारंग होता है, रात को मालकौंस होता है, चंद्रकौंस होता है, एक अलग ही अपने आप में मैटर है। लेकिन ये जितने भी राग और इस तरह से गायन है ये सब शुरू होता है सामवेद से। तो ये सामवेद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रख लेना आप। एंड देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट अथर्ववेद। 730 हाइम्स हैं इसके अंदर, बहुत कम हाइम्स है, सबसे कम हाइम्स है इसके अंदर। और ये बहुत एंड में डेवलप हुआ था। देखो सबसे पहले जो वेद डेवलप हुए थे ना, लगभग 1500 बीसी से लेके 1200 बीसी के बीच में, वो यही 3 वेद थे। ये 3 वेद प्राइमरी वेद हैं और इन तीनों को कहते हैं वेद त्रयी। इनको वेद त्रयी बोलते हैं, त्रिवेद बोलते हैं इनको। और ये चौथा वेद जो था ये 1000 बीसी के आसपास डेवलप हुआ था। 1000 बीसी से लेके 800 बीसी के बीच में ये डेवलप हुआ था ये वाला वेद। और ये जो वेद है इसका जो नॉलेज है ये तो कॉमन लोगों का वेद था। इसमें मंत्र दिए हुए थे, बहुत सारे ऐसे मंत्र जिनको उच्चारण करने से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती थी कॉमन मैन की, अलग लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स की। किसी को भूत लग गया हो तो मंत्रों के उच्चारण करने से भूत भाग गया, किसी को बीमारी हो गई हो तो बीमारी खत्म हो गई, कोविड हो गया हो तो मंत्रों के उच्चारण करने से ठीक हो गए, इस तरह से मानते थे। और मंत्र उसे कहते हैं जो मन पर असर करता है, जो मन पे असर करता है वो मंत्र होता है। तो डेफिनेटली इसका बहुत असर होता है। अथर्ववेद ऐसे मंत्रों से ही भरा पड़ा था। ऋषि अथर्वन ने इसको क्रिएट किया था, ऐसा मानते हैं कि ऋषि अथर्वन ने इसका क्रिएशन किया था, सेज अथर्वन ने इसका क्रिएशन किया था, इसीलिए उनसे ये अथर्ववेद के नाम से जाना गया। बिल्कुल सही, सुजल शुक्ला, आयुर्वेद कहा उन्होंने। आयुर्वेद अथर्ववेद की ही एक फर्दर ब्रांच है। और आयुर्वेद किस बारे में है, आपकी हेल्थ के बारे में है। तो ये कॉमन लोगों का वेद था। तो ये जाना हमने, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारा ये जो हमने पढ़ लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे लिटरेचर्स थे, रामायण लिटरेचर, सॉरी ब्राह्मण लिटरेचर्स। ये जो ब्राह्मण लिटरेचर थे ये क्या करते थे, जो इनको ब्राह्मण लिटरेचर क्यों कहा गया, क्षत्रिय लिटरेचर क्यों नहीं कहा, वैश्य लिटरेचर क्यों नहीं कहा, शूद्र, ब्राह्मणी क्यों कहा इसको? इसीलिए कहा इसको ब्राह्मण लिटरेचर क्योंकि इसे कुछ ब्राह्मणों ने क्रिएट किया था, कुछ ब्राह्मण्स थे जिन्होंने इस लिटरेचर का क्रिएशन किया था, इसलिए इसको ब्राह्मण लिटरेचर कहते हैं। अब ये था क्या, तो मैं आपको बहुत इजीली बताता हूं, शायद आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। देखो जो वेद लिखे हुए थे ना, स्टूडेंट्स को पढ़ने होते थे, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखे हुए होते थे, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, एकदम समझ नहीं आती थी। तो सेजेस को ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स वेदों को बेहतर समझ सके, इसीलिए हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज, कुछ ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए, कुछ ऐसे लिटरेचर्स क्रिएट करना चाहिए जो कि वेदों को सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को समझाए। जैसे कि टेक्स्ट बुक के लिए गाइड्स आती है जो कि आपको समझा देती है कि भैया ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आंसर लिखना है, आपके लिए एग्जाम पास करना वहां से सिंप्लीफाई हो जाता है। वैसे ही वेदों को बेहतर समझने के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन यहां पर लिखा था, ये थे सिंप्लीफाइड वेदास, ऐसा लिख लेते हैं अपन, सिंप्लीफाइड वेदास या सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेदास। तो ये थे ब्राह्मण लिटरेचर। तरह तरह के ब्राह्मण लिटरेचर होते थे, ऐत्रेय ब्राह्मण लिटरेचर, तैत्रेय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसमें से आप 2 याद रख लो, बहुत सारे हैं, अलग अलग अजीब से नाम है, डिफिकल्ट नाम है, अजीब से नहीं है, डिफिकल्ट नाम है। 2 याद रख लो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक याद रख लो आप शतपथ, शत यानी कि 100, शतक बोलते हैं ना अपन, शतक लगाया, शत यानी कि 100, पथ यानी कि रास्ते, 100 रास्ते इसका मतलब था। लेकिन शतपथ ब्राह्मण इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
शतपथ ब्राह्मण पहला ब्राह्मण लिटरेचर था जो क्रिएट हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण लिटरेचर टू बी क्रिएटेड एंड इट वॉज ऑल्सो द लार्जेस्ट ब्राह्मण लिटरेचर टू बी क्रिएटेड एंड इट वॉज एक्सप्लेनिंग यजुर्वेद. ये यजुर्वेद को एक्सप्लेन करता था, तो इट वॉज एसोसिएटेड विथ यजुर्वेद. और दूसरा याद रख लो आप, गौपथ ब्राह्मण, क्योंकि एक ही ब्राह्मण लिटरेचर था जो अथर्ववेद को एक्सप्लेन करता था. तो गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद को एक्सप्लेन कर रहा है, ये यजुर्वेद को, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्राह्मण लिटरेचर है और ये सबसे पहला ब्राह्मण लिटरेचर भी था जो क्रिएट हुआ था. देन कम्स अरण्यक लिटरेचर. अरण्य 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 का मतलब होता है जंगल. अरण्य का मतलब होता है जंगल. तो ये जो अरण्यक लिटरेचर है, ये ऐसे लिटरेचर्स है जिनका क्रिएशन जंगलों में हुआ था. अब जो जंगलों में इसका क्रिएशन हुआ था, ये जो क्रिएशन था ये ऋषि मुनियों ने किया था, सेजेस ने किया था. ये भी वेदों को सिंप्लीफाई ही करते थे, ये भी वेदों को सिंप्लीफाई करते थे. लेकिन ये क्या होता था कि ये जो लिटरेचर थे पूरे के पूरे वेद को सिंप्लीफाई करते थे. और ये जो अरण्यक लिटरेचर होते थे ये वेदों के किसी एक एस्पेक्ट को सिंप्लीफाई करते थे. जैसे सपोज कि कोई किताब है, कोई एग्जाम्पल है, तो मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हिस्ट्री के ऊपर किसी ने बुक लिखी, इसमें पूरी हिस्ट्री दी हुई है, इंडियन हिस्ट्री. लेकिन स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ लिया, समझ में भी आई, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला कि यार एक प्रॉब्लम आ रही है कि हिस्ट्री में जो कल्चर का पोर्शन है ना वो बहुत डिफिकल्ट लगता है. तो फिर किसी ने किताब लिखी कल्चर के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर किताब लिखी. अरण्यक बिल्कुल वैसा ही था कि बड़ी किताब के किसी एक एस्पेक्ट को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया. तो ऐसे लिटरेचर्स क्योंकि जंगलों में ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे, जंगलों को अरण्य कहते थे, इसीलिए ऐसे लिटरेचर्स को अरण्यक लिटरेचर कहा जाता था. तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया. और फिर आते हैं उप यानी कि नियर और निषद. निषद टू बी. उपनिषद, उप यानी कि नजदीक, पास, और निषद यानी कि रहकर, यानी कि कौन किसके पास रह रहा है. तो यहाँ पे जो सेजेस होते थे या जो गुरु होते थे और उनके जो शिष्य होते थे साथ में रहते थे गुरुकुल में, और साथ में रह के वेदों को डिस्कस, पहले तो वेदों को सिंप्लीफाइड पढ़ते थे स्टूडेंट्स, और जब वो पढ़ लेते थे तो पढ़ने के बाद में उनको डिस्कस करते थे. उनसे बहुत सारे, जब आपको कोई चीज समझ में आती है ना तो आपको मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये इस बात का साइन है कि आपको वो चीज समझ में आ रही है, तभी क्वेश्चंस आते हैं. जब स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मन में, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते थे उन क्वेश्चंस को पूछते थे टीचर्स से. फिर टीचर्स उन क्वेश्चंस को कुछ का आंसर दे पाते थे, कुछ का आंसर नहीं दे पाते थे. जिनका आंसर वो नहीं दे पाते थे उसको वो लोग फर्दर स्टडी करते थे, टीचर्स स्टडी करते थे, और फिर उसके आंसर्स को प्रेजेंट करके लेके आते थे. और इस बहुत सारी जो एक मंथन हो रहा था, अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ कर आंसर मिल रहे थे, तो ये बहुत बेहतरीन कंक्लूजन्स, बहुत बेहतरीन फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स निकल कर आ रहे थे. और ये फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स, ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स, these are the subject matter of उपनिषद. इंडियन फिलॉसफी, जो भारत का दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी, ये सब कुछ जो है ये उपनिषद से ही आता है. उपनिषद जो है ना बहुत जबरदस्त लिटरेचर है. आपको अगर वेदों को कभी समझना हो ना, आप वेदों को मत पढ़ो, आप उपनिषद को पढ़ लो, आपको सारे वेद समझ में आ जाएंगे. कर्म की फिलॉसफी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा शरीर बदलती है पर वो स्वयं नहीं मरती है. नॉन वायलेंस की फिलॉसफी, इस तरह की बहुत सारी दूसरी जो फिलॉसफीज है जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, ये सारी फिलॉसफीज उपनिषद से आती है. तो उपनिषद फिलोसॉफिकल लिटरेचर्स है. उपनिषद को एक और नाम से जाना जाता है वेदांत. वेदांत इसलिए कहते हैं उपनिषद को क्योंकि यहां पे वेदों के एनालिसिस का एंड हो जाता है. ऐसा मानते हैं कि उपनिषद में वेदों का इतना ज्यादा एनालिसिस हुआ है
कि फर्दर एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं रही, और इसीलिए वेदों के एनालिसिस का यहाँ एंड होता है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, जूस ऑफ वैदिक नॉलेज, सुजल। ठीक है, तो ये वेदांत है। जैसे आपने देखा होगा गाय होती ना, गाय अपने मुंह में कोई निवाला ले लेती घास का और उसको चबाती रहती चबाती रहती चबाती रहती बहुत देर तक। बिल्कुल उपनिषद में इतना ज्यादा एनालिसिस हुआ है वैदिक नॉलेज का, जैसे गाय ने जुगाली करके घास के सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई उपनिषद की बात। उसके बाद में कुछ और वैदिक लिटरेचर्स आते हैं, जैसे रामायण। रामायण के बारे में आप सभी जानते हैं। आप शायद मैं पूछूंगा तो आप इतना बता दोगे कि शायद मुझे भी नहीं पता होगा उसके बारे में, लेकिन हमें कितना याद रखना है रामायण के बारे में, बहुत बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि रामायण जो है कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। रामायण की रचना किसने करी, लिख के बताओ किसने करी रामायण की रचना। बिल्कुल सही, VIP वैश्य। 108 उपनिषद ओरिजिनली थे, अभी सारे के सारे 108 सरवाइव नहीं करते हैं ना। 108 उपनिषद ओरिजिनली थे, ये हमको दूसरे उपनिषद लिटरेचर से पता चलता है, लेकिन अब बहुत कम उपनिषद लिटरेचर्स जो है वो सरवाइव करते। बिल्कुल सही, प्रगति, वरुण भारद्वाज, दीपांजलि तिवारी, ये महर्षि वाल्मीकि ने इसको क्रिएट किया था। कितने इसमें श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 7 चैप्टर्स, जिन्हें रामायण में कांड के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली वही एस्पेक्ट्स में महाभारत को हमें याद रखना है। महाभारत किसने क्रिएट किया था? महर्षि वेदव्यास ने क्रिएट किया था। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत के अंदर, which makes it the longest epic, the largest epic of the world। महाभारत के बारे में एक बात कही जाती है कि जो दुनिया में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं वो दुनिया में नहीं, यानी कि दुनिया के हर एस्पेक्ट को महाभारत में कवर किया है। तो ये महाभारत जो है 1,00,000 श्लोक है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, एंड इज डिवाइडेड इन 18 चैप्टर्स, जिनको पर्व कहा जाता है। दैट इज हाउ मच यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद बात आती है पुराण की। पुराण का मतलब ही होता है पुराना, वर्ड से समझ में आ रहा है पुराना। पुराण के बारे में आपको क्या याद रखना है? अगेन, एक तो बहुत सारी पुराण है, प्राइमरीली 18 पुराण होती है, लेकिन उनके सब डिविजन करके वो 36 तक चली जाती है। लेकिन अगेन जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसका ये है क्या पुराण, ये याद रखो आप। सबसे पहली चीज पुराण के बारे में या रामायण के बारे में या महाभारत या स्मृति के बारे में ये मैं बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है वैदिक लिटरेचर इन पोस्ट वैदिक पीरियड। ये ऐसे वैदिक लिटरेचर हैं जो कि पोस्ट वैदिक एज में डेवलप हुए, यानी कि वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद डेवलप हुए हैं। इससे पहले जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हमने देखे, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये वो सारे वैदिक लिटरेचर्स थे जो वैदिक पीरियड के दौर में ही क्रिएट हो गए थे, वैदिक पीरियड के ही दौर में क्रिएट हुए लिटरेचर्स थे। लेकिन ये वो 4 लिटरेचर्स हैं जो वैदिक पीरियड के एंड होने के बाद क्रिएट होते रहे अलग अलग वक्त तक। तो उसी प्रोसेस में जो पुराण लिटरेचर है ना, ये मौर्यन टू पोस्ट मौर्यन पीरियड में डेवलप हुए थे। मौर्यन पीरियड से लेके पोस्ट मौर्यन पीरियड तक में ये डेवलप होते रहे थे। अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर है सबसे पहले रॉयल जीनियोलॉजीज। जो पुराने राजवंश हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के वंश हुआ करते थे, उनकी जीनियोलॉजीज उसके अंदर लिखी हुई है। पहले कौन सा आया? हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट। मैं बोल रहा था ना कि इंडिया में पुराने जमाने में हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। पहला अटेम्प्ट था ये इंडियन स्कॉलर्स का, पुराण, जब उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया था। और दूसरा, जो पुराण के अंदर इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो मिलती है गॉड्स एंड गॉडेसेस की, देवी देवताओं की। आपने टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, और टीवी पे सीरियल्स आपने देखे होंगे कि गणेश जी का कोई सीरियल आ रहा है या कोई देवी का सीरियल आ रहा है या शिव जी का आ रहा है सीरियल, और वो सीरियल्स बड़े लंबे चलते हैं।
तो इतनी सारी कहानी कहाँ से आती? वो मन से तो कोई बना नहीं सकता, अपने मन से कि किसी ने फिक्शन लिख दिया उनके बारे में, वो तो बहुत फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो बताना तो वही है जो हुआ, और इतने लंबे लंबे कैसे चल जाते सीरियल। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट आता है, ये कंटेंट आता है पुराण से। पुराणों के अंदर रॉयल जीनियोलॉजीज के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, वो है स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदू डीटीज, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। इनका जिक्र हमको, इनकी कहानियों का जिक्र कि किस देवी ने, किस देवता ने, किस राक्षस का कब, क्यों, कैसे वध किया, और सो ऑन, किसका जन्म कैसे हुआ, किसके साथ क्या घटनाएं हुई, ये सब कुछ मौर्यन टू पोस्ट मौर्यन पीरियड में पुराणों के अंदर क्रिएट होता है। लेकिन क्यों? कि उसका सब्जेक्ट, अब क्योंकि देखो ये सारे लिटरेचर्स तो ऐसे हैं जो वैदिक पीरियड में क्रिएट ही नहीं हुए, तो हम इनको वैदिक लिटरेचर क्यों कह रहे हैं? हम इनको वैदिक लिटरेचर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका सब्जेक्ट मैटर वैदिक, ये वैदिक काल के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। इवन आज 2021-22 में भी अगर आप कोई लिटरेचर लिखोगे जिसका सब्जेक्ट मैटर वैदिक होगा, जो वेदों के ऊपर कोई कमेंट्री हो सकती है या आपका एनालिसिस हो सकता है, उसे भी वैदिक लिटरेचर कहा जाएगा। तो वैदिक लिटरेचर सिर्फ वो नहीं है, वैदिक लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो वैदिक पीरियड में क्रिएट हुआ। वैदिक लिटरेचर वेदों के बारे में भी अगर आपने बाद में लिखा तो भी वो वैदिक लिटरेचर की कैटेगरी में आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मृति लिटरेचर। स्मृति का लिटरल मीनिंग होता है मेमोरी। मेमोरी, अभी मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। तो स्मृति लिटरेचर जो पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, ये स्मृति लिटरेचर जो थे, ये वैदिक पीरियड की मेमोरीज को, यानी कि उसकी याददाश्त के आधार पर लिखे गए। और क्योंकि ये मेमोरीज के बेसिस पे लिखे गए थे, इसीलिए इनको स्मृति लिटरेचर कहा जाता है। और स्मृति लिटरेचर थे क्या, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत का संविधान था ये। प्राचीन भारत में चीजें कैसे होगी, वो ये सब हमको मिलता है स्मृति लिटरेचर में। एक बहुत पुराने सेज थे मनु, पोस्ट वैदिक एज के ब्राह्मण स्कॉलर्स ने मनु के द्वारा बताई गई चीजों को याद करके, उसका स्मरण करके, उसकी स्मृति करके जिस लिटरेचर का क्रिएशन किया, वो मनुस्मृति कहलाया। याज्ञवल्क्य, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, ये भी आगे चल के बहुत बड़े सेज बने थे। ऑब्वियसली इतना ज्ञान होगा तो सेज तो बनेंगे ही वो। उन्होंने भी कुछ इंटरप्रिटेशन अमेंडमेंट्स किए थे मनु की बातों में, इसीलिए उनके नाम पर भी एक स्मृति है। कात्यायन के नाम पे स्मृति है, नारद के नाम पे स्मृति है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही स्मृति में भी अमेंडमेंट्स होते थे, और अमेंडमेंट करने वाले के नाम से एक नई स्मृति आ जाती थी। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति जैसी बहुत सारी स्मृति जो है वो क्रिएट होती है, और वो उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कर्म क्या होंगे, इनके राइट्स क्या होंगे, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इनके प्रिविलेजेस क्या होंगे, उसके बदले में उनको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। ब्राह्मण्स वेर वेरी प्रिविलेज्ड, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मण्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती थी सोसाइटी में। शूद्रास वेर लेस प्रिविलेज्ड, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती थी सोसाइटी के अंदर। एंड सेम गोज ऑन फॉर एवरी वर्ण। तो ये उस हिसाब से उन्होंने उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि स्मृति लिटरेचर्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड को आगे पढ़ते हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वैदिक पीरियड क्या है, फिर हमने ये पढ़ा कि वैदिक पीरियड को किस लोगों ने स्टैब्लिश किया और क्यों स्टैब्लिश किया, किन कंडीशंस में स्टैब्लिश किया। फिर हमने वैदिक नॉलेज किन किन लिटरेचर्स में है, उन लिटरेचर्स को देखा। फिर उन लिटरेचर्स के बाद अब हम वैदिक पीरियड को जब स्टडी करेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। वजह यह है कि वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में चलता है। अब ये कोई छोटा मोटा फेज नहीं है एक इतिहास के दौर का, 1000 साल हो जाते हैं इसमें। और 1000 साल का जो वक्त होता है, ये 1000 साल का वक्त में चीजें एक जैसी नहीं रहती।
आपने तो खुद ही देखा होगा पिछले 3-4 साल में आप कितने बदल गए, और अब आप देखोगे कि आने वाले 3-4 साल में आप कितने बदल जाओगे। लेकिन आप सोचो कि जब एक इंडिविजुअल 3-4 साल में बहुत ज्यादा बदल सकता है, तो ये दुनिया 1000 साल में कितनी बदल सकती है। चीजें एक जैसी नहीं रहती, इसलिए इतने लंबे फेज को हम एक ही पैमाने पे रखकर नहीं नाप सकते। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो अर्ली वैदिक पीरियड कहलाता है, और दूसरा पार्ट जो लेटर वैदिक पीरियड कहलाता है। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड, इसके प्राइमरी डिफरेंस इसके बीच में जो है वो टाइम लाइन का है। ये 1500 बीसी से शुरू होगा और 1000 बीसी पे एंड हो जाएगा। ये 1000 बीसी से शुरू हो जाएगा और 600 बीसी पे इसका हो जाएगा एंड। तो ये बात सबसे पहला प्राइमरी डिफरेंस ये है। और इस फेज में जो डिफरेंस है सिर्फ टाइम का नहीं है, चीजें भी बहुत बदली। जैसे इस फेज में हम देखेंगे कि सोसाइटी कुछ अलग थी, इस फेज में सोसाइटी अलग थी, और सो ऑन, सो मेनी थिंग्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं। इसके बीच में बेसिक प्राइमरी डिफरेंस क्या है वो तो हमने जान ही लिया, और वो डिफरेंस क्यों किया है वो भी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। सबसे पहले हम अर्ली वैदिक पीरियड को एड्रेस करेंगे, और अर्ली वैदिक पीरियड को एड्रेस करने के बाद में उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेंगे, और फिर जब वो एस्पेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो फिर हम लेटर वैदिक पीरियड की जियोग्राफी को एड्रेस करके उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेंगे। जिसकी शुरुआत करते हैं हम कि भाई लेटर वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड को हम पढ़ रहे हैं तो पहले वो कहां पे था इसको हम जान लेते हैं। ठीक है। दूसरा, सबसे पहली चीज जियोग्राफी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो जो हमको अर्ली वैदिक लिटरेचर्स में बात पता चलती है, अर्ली वैदिक लिटरेचर्स में हमको एक बात पता चलती है, वो बात ये पता चलती है कि ये लोग जिस जगह पर रहते थे उस जगह को ये कहते थे सप्त सिंधु प्रदेश, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों वाला इलाका। सप्त यानी कि 7, सिंधु उनकी एंशिएंट लैंग्वेज में नदी को कहते थे, प्रदेश यानी कि यू नो वेरी वेल कि प्रदेश यानी क्या होता है, इलाका होता है, प्रदेश यानी देश होता है। तो दिस वॉज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब ये 7 नदियां कौन सी थी जिसके आसपास आर्यों की बसाहट थी। तो सबसे पहले हम नदियों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी 7 नदियां थी। तो ये नदी आ रही है तिब्बत से बहते हुए, और ये है सतलज नदी। एक और नदी आ रही है हिमालय से बहते हुए, और ये है रावी नदी। एक और नदी आ रही है हिमालय से बहते हुए, और ये है चिनाब नदी। ये हो गई 3 नदियां। एक और नदी आ रही है बहते हुए हिमालय से ही, और ये हो गई आपकी झेलम नदी। और एक नदी अगेन बहुत दूर से बह के आ रही तिब्बत के इलाकों से, भारत से होते हुए फिर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जा रही है, और ये हो गई आपकी इंडस रिवर। ठीक है। तो ये सारी नदियां जो है आकर फाइनली इंडस में मिल जाती है, लेकिन इंडस अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस रखती है, ये नदियां भी अपने आप में अलग एग्जिस्टेंस रखती। सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और इंडस, 1 2 3 4 5, ये 5 नदियों के आसपास फैले हुए इलाके को पर्शियंस ने नाम दिया था पंजाब। ये ईरान के लोगों का दिया हुआ नाम है पंजाब। इसमें पंज का मतलब होता है 5, और आब का मतलब होता है नदी या पानी। तो ये जब 516 बीसी में पर्शियंस ने कॉन्कर किया था ये वाला इलाका, तब उन्होंने पहली बार इस इलाके को नाम दिया था पंजाब। तो ये पंजाब के नाम से अभी जाना जाता है ये इलाका। लेकिन यही 5 नदियां उस वक्त भी वहां पे बहती थी। लेकिन यहां पे बात हो रही 7 नदियों की, तो 2 नदियां और चाहिए हमको। वो 2 नदियां कौन सी थी? तो एक ये नदी अफगानिस्तान के पहाड़ों से निकल के आ रही है और आकर इंडस में मिल रही है, जो कि काबुल नदी के नाम से जानी जाती है। दिस इज द काबुल रिवर। और एक और नदी जो अगेन अफगानिस्तान के पहाड़ों से निकल के आती है और इंडस में मिलती है, उसे कहते थे गोमल नदी, अभी कहते हैं गोमल नदी। तो ये हो गई 5+2 यानी कि 7 रिवर्स, और यही सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये दिस वॉज द ओरिजिनल प्लेस
चाहे आर्य भारत के रहे हो, चाहे वो बाहर से आके बसे हो, लेकिन सबसे पहला बसेरा उन्होंने जिस इलाके के अंदर किया था, वो सबसे पहला बसेरा इस इलाके में किया था। इसे लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। दो मुंजवंत के पहाड़ों से आके निकल रही नदियां और 5 नदियां हिमवंत के पहाड़ों से आकर मिल रही है। तो ये हो गए 7 नदियों का इलाका। इसका एक बड़ा हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान के अंदर है, कुछ हिस्सा इसका भारत के अंदर है। ये ओरिजिनल होमलैंड हुआ करता था आर्यंस का। दूसरा नक्शा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वैदिक लिटरेचर्स के अंदर हमको रिवर यमुना और रिवर गैंजेस यानी कि गंगा का भी जिक्र मिलता है। तो इसीलिए कई इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद आर्यों का फैलाव गंगा नदी तक भी रहा हो सकता था। इसीलिए एक ब्रॉड वे में देखा जाता है कि ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा इलाका है, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कंबाइंड इलाके आर्यों के ओरिजिनल होमलैंड्स हुआ करते रहे होंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ इतना याद रखना, मैंने इसलिए बता दिया आपको कि कभी कोई आप नक्शा देखो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार गंगा यमुना भी तो इसमें जिक्र हो रही है। हाँ, गंगा का एक बार जिक्र है, यमुना का कुछ बार जिक्र है ऋग्वेद में, लेकिन प्राइमरीली जिन नदियों का जिक्र है वो यहां पर मिलती है। जिन नदियों के आसपास जो घटनाएं हुई, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वो सब ये वाली नदियां हैं। तो दिस इज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स और यही आर्यों का ओरिजिनल होमलैंड हुआ करता था। तो ये तो एक बात हो गई। एक और चीज यहां पे मैं जिक्र करूं, क्योंकि नदियों की बात हो रही है तो इसी पॉइंट पर मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा। बहुत सारे आप लोग जो किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको एक नदी का जिक्र मिलेगा। उस नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती एक मिथिकल रिवर मानी जाती है आज की तारीख में। सरस्वती, हम देखते हैं कि प्रयाग के पास में त्रिवेणी है, संगम होता है 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती। दिखती तो 2 ही है, तीसरी कहाँ है? कहते हैं कि अंडर वाटर आती है। तो चाहे वो आती हो या ना आती हो, चाहे वो आती हो या ना आती हो, अच्छा ठीक है, नदियों के नाम मैं थोड़ी देर बाद वापस बता दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो मैं जाने नहीं दूंगा इसको, ठीक है। तो मैं ये सरस्वती नदी के बारे में बता रहा था। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट ने जो स्टडीज करी है, तो उन स्टडीज के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि ये जो सरस्वती नदी हुआ करती थी, ये नॉर्थ की एक रिवर थी जो कि हिमालय से निकलकर कुछ हिस्सा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर बहती थी और वहां से प्रेजेंट डे हरियाणा में जाती थी, हरियाणा से राजस्थान में आती थी और राजस्थान से आकर ये कुछ हिस्सा पाकिस्तान में बहती थी और फिर ये गुजरात की तरफ आके अरेबियन सी में कहीं मिल जाती थी। ये ट्रैक माना गया है जियोलॉजिस्ट की स्टडी के बाद कि एक नदी ऐसी इंडिया में एंशंट हुआ करती थी। प्रेजेंट टाइम्स में इस रिवर सिस्टम को इंडिया पाकिस्तान में घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि एक एक्सटिंक्ट रिवर की कैटेगरी में आती है। एंशंट वैदिक लिटरेचर्स के अंदर हमको ये नाम बहुत ज्यादा मिलता है, ये नाम बहुत ही ज्यादा मिलता है। सरस्वती 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 सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती। सरस्वती का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरस्वती? सरस्वती, वन विच कैरीज द ज्यूस इज सरस्वती। जो अपने साथ रस रखती है, जिसके पास रस है, वो है सरस्वती। अभी जो नदी थी, आर्यों ने इसको ऐसा नाम क्यों दिया था? क्या आर्यों के जमाने में ये नदी थी? क्योंकि एक पॉइंट हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो ये था कि एक बड़ी नदी जो थी घग्गर हाकरा रिवर, वो सूख गई थी, उसकी ट्रिब्यूटरी ने रास्ता बदल लिया था, जिसके कारण ये सूखती गई। तो अगर ये सूख गई थी तो बाद में आने वाले आर्यंस को कैसे ये दिखाई दी? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इसका मैं जवाब देता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेटर फेज में या आखिरी फेज में इस नदी ने सूखना शुरू कर दिया था, डेफिनेटली से सूखना शुरू कर दिया था। लेकिन कोई भी नदी विलुप्त होती है या एक्सटिंक्ट होती है, वो नदी एकदम से नहीं सूख जाती कि रात को आप सोए थे तो वो नदी बह रही थी कल कल करके और आप सुबह उठे तो वहां पर जानवर घूम रहे थे, ऐसा नहीं होता। कोई भी नदी सूखती है ना तो उसको भी सेंचुरीज लगती है एक्सटिंक्ट होने में। खास तौर पे हिमालय से निकल के आने वाली कोई नदी ऐसे नहीं सूख सकती। तो इसको भी सूखने में कई सालों का, कई 100 सालों का वक्त लगा था, लेकिन ये सूख रही थी साल दर साल। ये साल दर साल सूख रही थी और साल दर साल सूखते 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 होता यह है कि
ये नदी, कोई भी नदी जो होती जब बहुत ज्यादा सूख जाती है तो उस नदी के आसपास का जो इलाका होता है वहां पे ग्रास बहुत अच्छी ग्रो होती है, क्योंकि जो लैंड होती है वो एक्सपोज हो जाती है सनलाइट को ज़्यादा, और सनलाइट जब वहाँ पे पड़ती है तो ग्रासेस ज़्यादा ग्रो होती है। अब होता ये है कि जो आर्य थे उनको क्या चाहिए था, आर्यों को चाहिए थे ग्रासलैंड्स, अच्छे बढ़िया ग्रासलैंड्स अपने कैटल के लिए। तो जो सरस्वती रिवर थी, ये सरस्वती रिवर के आसपास जो ग्रासलैंड्स होते थे बेस्ट क्वालिटी के ग्रासलैंड्स होते थे, इसीलिए सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अंदर, सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। क्यों? क्योंकि ये मवेशियों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रिवर थी, और आर्यों का सारा जो लाइफ होता था अपने मवेशियों के आसपास ही सेंटर्ड होता था। इसीलिए क्योंकि इसके आसपास बहुत फाइन क्वालिटी की ग्रास होती थी, सारे राजा आर्यन पीरियड के इस इलाके को कैप्चर करने के लिए या इस नदी को जीतने के लिए लड़ते रहते थे, और इसीलिए उन्होंने इस नदी को नाम दिया था सरस्वती, है ना, वन विच कैरीज द जूस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतनी सूख गई कि फिर इसके आसपास घास भी नहीं रह गई होगी, तो फिर इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है कल्चर के अंदर। ठीक है, आज हम इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। हमने चीज़ों को डिस्कस किया डिटेल में। वैदिक पीरियड को कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से, और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करके इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।